तो बहरहाल मैं राशिद रिजवी साहब को स्क्रीन पर ले लेता हूँ और भी मैं बातचीत करूंगा। राशिद रिजवी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून, और इसके साथ साथ वो मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बड़ी जबरदस्त नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। राशिद रिजवी साहब, सबसे पहला सवाल सोमाली लैंड को लेकर के है कि जिसपे तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इजराइल ने उसे मान्यता दी है, मंजूरी दी है, और कुछ अखबारों ने इस तरह का तज्जिया किया है कि अब अंसारुल्लाह, हूती और इनको, हमास को, इस सबको एक सबक सिखाया जाएगा। तो बहरहाल वो तो एक फर्जी बात है, लेकिन खुद इजराइल को अभी मान्यता नहीं मिली दुनिया से और ये मान्यता दे रहा, कैसे देखते हैं राशिद रिजवी साहब? मुमताज भाई, असल में जो मसलहत है उसकी, उस मसलहत तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है कि इसकी वजह क्या है जो उसने दिया है। चलिए, सोमाली लैंड के पास कौन से इतने बड़े एयरक्राफ्ट हैं, कौन सी ऐसी बड़ी मिसाइल है, कौन से उसके पास ऐसे बड़े बड़े सोल्जर्स हैं जो हुतीस को और टर्की को डरा के रखेंगे। क्या है इनके पास टर्की को डराने के लिए, हुतीस को डराने के लिए, ईरान को डराने के लिए? कुछ भी नहीं है। इसके पीछे की जो वजह है, वो जहां तक हमारा अपना नजरिया है, बहुत लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या जान करके भी अनजान है। आपको एक चीज का अनुमान तो है कि गाजा को पूरी तरीके से इजराइल खाली करना चाहता है, और इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने मिलकर के एक स्टेटमेंट जारी किया था कि गाजा के कुछ लोगों को जॉर्डन अपने यहाँ ले लेगा और कुछ लोगों को इजिप्ट ले लेगा, और जो जाना चाहेंगे वो टर्की भी जा सकते हैं। यानी उसकी जो स्कीम है गाजा खाली होना, वो एक छोटा सा पैच है जो इजराइल को खटक रहा है, और जो उसका प्लान है जिसपे वो पॉलिटिक्स अपनी कर रहा है कि हम पूरा इजराइल बनाएंगे, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, गाजा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो सोमाली लैंड को जो उसने दिया सपोर्ट कि हम तुमको देश की मान्यता देते हैं, हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे साथ टेक्निकल टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, मतलब बहुत उसको सपने दिखाए। उसके पीछे जो उनका एग्रीमेंट है वो ये है कि गाजा के लोगों को उठा उठा करके सोमालीलैंड शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो गाजा के लोगों को हम भेजेंगे तुम्हारे यहाँ, तुम उनको अपने यहाँ जगह दोगे, उनको अपने यहाँ बसा लो। ये उसकी अपनी सोच है, ये उसका अपना प्लान है। कामयाब हो नहीं हो वो एक दूसरा मसला है। तो भाई हमने एक प्लान बनाया है कि हमको ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्लान बना लिया कि आपको फला रियल एस्टेट की टाउनशिप में एक फ्लैट खरीदना है, ये आपका प्लान हो गया। आपका प्लान है कि आप बैंक से लोन लेंगे और फ्लैट लेंगे। आपके पास ये भी प्लान है कि उसकी ईएमआई हमको भरने के लिए हमारी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, हम कितनी ईएमआई अपनी सेट करवाएंगे, कितने महीने, कितने साल की। तो वैसे एक प्लान है कि हम इनको उठा के वहां शिफ्ट कर देते हैं, वहां पर शिफ्ट कर देंगे। तो उसमें वो प्लान पे चल रहे हैं, कामयाबी की बात यहाँ पे नहीं है। तो मुमताज भाई, इसमें अमेरिका का रोल 100% है। बिना अमेरिका के मर्जी के ये स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता है। सोमालीलैंड या सोमालिया वेस्ट कोई आज बना है क्या? साउथ नॉर्थ है। लेकिन अमेरिका ने सोमालिया तो कहा साउथ। राशिद साहब, लेकिन अमेरिका ने, ये वहां से सोर्सेज से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि
जिस तरह से इजराइल ने दिया है, मैं अभी इसको मान्यता नहीं देने जा रहा हूं। ये खबर आ रही, तो क्या ये महज या 29 तारीख को अभी जा ही रहे हैं नेतन्याहू? ना कि मैं आते ही गाजा का युद्ध रुकवा दूंगा। रुकवाया? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि इजराइल जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने हमारे हथियारों का सही इस्तेमाल किया है। तो आप इनकी पॉलिसी को नहीं समझ पाएंगे। जियोपॉलिटिक्स कहते किसको है? इसी को कहते हैं कि जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, और जो करना होता है वो किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है अंदर। इसी को तो जियोपॉलिटिक्स कहते हैं मुमताज भाई। अभी आने वाले हैं ईरान, आपके अर्दोगान। ये भी बहुत बड़ा एक झटके के तौर पे देखा जा रहा है इजराइल के लिए, कि जिस टर्की से इनके अच्छे रिश्ते नहीं थे, जिस टर्की से हमेशा ईरान अलर्ट था, आज इनके बीच में कितनी अप एंड डाउन हो रहे हैं। इनके लोग वहां जा रहे हैं, उनके लोग यहाँ आ रहे हैं। अब ईरान के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति तो जा चुके थे टर्की, अब टर्की के राष्ट्रपति ईरान आ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर ये सोचा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि टर्की ईरान के साथ सपोर्ट करेगा हमारे ऊपर अगर ईरान हमला करता है। ये इजराइल की सोच है। लेकिन उसके अलावा वहां पर सौदे की बात होगी, और जिस सौदे को लेकर के आज भी ईरान में दो ग्रुप हैं, एक तैयार है और एक तैयार नहीं है। सौदा ये है कि आप जुलानी को एक्सेप्ट करो, आप जुलानी को एक्सेप्ट करो। अपने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम सीरिया में लगा रहा है, टर्की लगा रहा है, और पहले भी लगाया था। जिसको कब्जा जब किया गया जुलानी के हाथ में, बशर असद के हाथ से छीन करके जुलानी के हाथ में कब्जा दे दिया गया, तो उस वक्त जो बमबारी की थी इजराइल ने, उन सबको तबाह कर दिया था। अब दोबारा फिर सेट कर रहा है। तो इजराइल का मानना यह है कि टर्की इससे हमारे वॉर को रोक भी सकता है जो हम ईरान पे करेंगे, और टर्की उनको सिग्नल भी दे सकता है, ईरान को इन्फॉर्म भी कर सकता है कि हम फाइटर प्लेन यहाँ से निकल चुके हैं, अलर्ट हो जाओ। उनको अलर्ट करने का भी एक अलार्म है ये। तो इसको इजराइल दो तीन तरीके से देख रहा है, लेकिन हमारा जो नजरिया है वो यही है कि इजराइल से डिफेंसिव सपोर्ट पे वो बात करेगा। टर्की ईरान से जरूर करेगा इस पे बात, और साथ में ये भी एक शर्त रखेगा कि आप जुलानी को एक्सेप्ट करो। ईरान के लिए डर ये है कि जुलानी का जो पास्ट है वो देखने के बाद ईरान के जो दूसरा धड़ा है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक धड़ा ये कहता है, एक ग्रुप ये कहता है कि हमको जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट करने का अनाउंसमेंट तो कर ही देना चाहिए, चाहे उसको हम अपने अंदर की कोई भी चीजें शो न करें। अपने यहाँ का, क्योंकि वो एक्चुअली पपेट तो है वो अमेरिका का ही, पपेट तो वो अमेरिका का ही है। कहीं ना कहीं इजराइल अमेरिका को वो हमारी खबर दे सकता है। और इजराइल की बात पे हमको याद आया, मैंने आपको आपके प्रोग्राम में कई मर्तबा बताया भी था, और शायद आपने देखा भी होगा कि जब नेतन्याहू यूएन असेंबली में पहुंचा, जा करके उसने स्पीच शुरू की, तो 60% 70% से ज्यादा लोग उठ के चले गए थे, लेकिन जुलानी बैठा था। जुलानी नहीं उठा था। तो उसके बैठे रहना भी एक सिंबॉलिक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या जुलानी को इस बात का एहसास नहीं था कि अरब देशों में हमारे खिलाफ बातें होंगी, अरब देशों का विश्वास हमसे कम होगा? क्या उसको एहसास नहीं था? एहसास उसको, लेकिन फिर भी उसने किया। अब हमको सिर्फ एक चीज का शुभा ये है कि जुलानी को एक्सेप्ट करने पर, कि ईरान उसको एक्सेप्ट करे और अपने रिश्ते बनाए, कि ईरान उसमें लेबनान तक का कॉरिडोर जरूर मांगेगा।
कि जिससे कि वो हिज़्बुल्लाह को जो मदद रुकी हुई है, वो मदद पहुँचाने में सीरिया साथ दे। अगर हमको लगता है कि इस बात पर अर्दोग़ान मना ले जाएँगे ईरान को और जुलानी को भी, तो इनके बीच बातचीत होती रहेगी। फिर धीरे-धीरे अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तो चीज़ें खुलेंगी, जैसा कि हमको लगता नहीं है। आपने अभी बताया था कि कल जो मस्जिद इमाम अली पे ब्लास्ट हुआ है, तो ये सब कौन लोग हैं करने वाले? ये सब इन्हीं के एक प्रॉक्सी ग्रुप हैं। इनको छोड़ा गया है पीछे से, वो एरिया कौन-सा है आपका? वो एरिया अलवी लोगों का है, नौशहरी लोगों का पूरा एरिया है वो। उस एरिया में उनकी ज़्यादा रिहाइश है, उनकी ज़्यादा आबादी है और वही उसको डोमिनेट करते हैं मुमताज़ भाई। तो वहाँ पर अगर इनके लोग ऑफ़िशियली कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, तो अनऑफ़िशियली वो बम प्लान करेंगे, मस्जिद में करेंगे, बाज़ार में करेंगे, इस तरह की हरकतें ये करते रहेंगे। जी मुमताज़ भाई। बिल्कुल ये सही है लेकिन इसके पीछे देखिए राशिद साहब मैंने ये भी उसमें कहा कि अमेरिका जो है वो कहीं न कहीं इनके पीछे खड़ा होगा और वो चाहता है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चलती रहे, वहाँ आपस में टकराव रहे क्योंकि जिस तरह से अभी ये टर्की ईरान के साथ मिलकर के जो वहाँ पे तमाम अपने एक तरीके से फौजी इंस्ट्रूमेंट को या जो भी कह लें जो डिप्लॉय करने की वहाँ पे तैयारी है और तो उसको लेकर के बड़ी इज़राइल में घबराहट है। अभी कल ही मैंने स्टोरी की थी कि जो वो क्या बोलते हैं नाम नहीं याद आ रहा है, वो सिस्टम लगा रहे हैं जो एयर क्राफ्ट को वो उसको क्या टेक्निकल उसका है देखिए अभी ज़हन से नहीं है, मैं अभी उसको बता दूँगा। तो उसकी वजह से कि बहरहाल टर्की और ईरान न सिर्फ ये कि मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि सीरिया में किसी न किसी एतबार से इज़राइल को पीछे धकेलने की तैयारी में है। और ऐसा लग रहा है कि इसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी और रूस भी कहीं न कहीं इसमें शामिल है। क्योंकि राशिद अली साहब ने पहले कहा था कि किसी भी सूरत में ईरान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि सीरिया इज़राइल के कब्जे में आ जाए, ये बर्दाश्त वो करेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि इज़राइल या अमेरिका अगर उसके तसल्लुत में या पूरे कब्जे में सीरिया आता है, तो ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और टर्की के लिए भी खतरा होगा। राशिद रिजवी साहब। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स होती क्या है? या आप हमारी इंडियन पॉलिटिक्स देखिए और इंडियन पॉलिटिक्स में हम आपको 2 एग्ज़ाम्पल देंगे। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने अपना चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ी थी और उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया था चीफ मिनिस्टर। तो जब नीतीश कुमार बैक किए, उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसकी जब तक जाँच नहीं हो जाएगी, तब तक मैं पद पे नहीं आऊँगा। उन्होंने जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर बन गए। जब उस जाँच से नीतीश कुमार निर्दोष निकले, तो उन्होंने जीतन राम मांझी से कहा कि तुम रिज़ाइन कर दो। तो जीतन राम मांझी ना-नुकुर करने लगे। अब आप ये देखिए कि बहुमत तो नीतीश कुमार के साथ था विधायकों का। जीतन राम मांझी जानते थे कि हमारी कुछ चलने वाली नहीं है। लेकिन सत्ता की जो हवस होती है ना, जो रजवाड़ा होता है, जो किसी भी राज्य का राजा होता है ना, वो राजसुख भोगने के बाद उसको दरबारी बनने में मज़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से आपका कर्नाटका का येदियुरप्पा का हुआ था। येदियुरप्पा के ऊपर जब एलिगेशन लगे थे करप्शन के, तो उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने शायद सदानंद गौड़ा समथिंग या क्या नाम था, उनको बना दिया अपना अ, नॉमिनी जस्ट चीफ मिनिस्टर और ये पूरा उन्होंने प्लान के साथ बात करके किया था और जब वो वापस से उनको ओथ लेना हुआ,
तो बगावत होने लगी, वो बगावत करने लगे कि नहीं हम नहीं रहेंगे। लास्ट में सेंट्रल ने उनको ले लिया अपने यहाँ, उनको रेल मिनिस्ट्री दे दी, एक बड़ा मंत्रालय दे दिया कि चलो ठीक है आप मंत्रालय में रहो। तो मतलब आप ये सोचिए नीतीश कुमार के कितने विश्वसनीय थे जीतन राम मांझी और येदियुरप्पा के कितने विश्वसनीय थे वो नेताजी। और जब वापस सत्ता को ट्रांसफर करने का टाइम आया तो उन्होंने क्या-क्या गुल खिलाए। पार्टी से ये जीतन राम मांझी ने पार्टी छोड़ा, अपनी पार्टी बनाया। लेकिन जो कर्नाटका वाले थे उनको रेल मिनिस्ट्री लेके केंद्र में वो बैठ गए। तो मुमताज भाई वही हाल जुलानी का है। जुलानी राष्ट्रपति बन गए हैं। अब राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपने पैरों को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए वो भाग-भाग के जाते हैं रशिया। रशिया उनके साथ अ, अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से, अपनी कंडीशन पे, अपनी शर्तों पे उनके साथ वो हर सहयोग करेगा और ये जुलानी उस पे तैयार होंगे। जुलानी को अपनी सत्ता बचाना है और जुलानी ये जानता है कि अगर हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जब चाहेगा हमको हटा देगा, इज़राइल जब चाहेगा हमको हटा देगा और जहाँ उन्होंने हमारे ऊपर से हाथ हटाया, तो ईरान के लिए बहुत हल्का निवाला हम हो जाएँगे, बहुत हल्का लुक़मा हो जाएँगे, हम ख़त्म कर दिए जाएँगे। तो इसीलिए उस वो टर्की के थ्रू ईरान से बात करना चाहता है, वो रशिया के थ्रू ईरान से बात करना चाहता है। वो जानता है कि ईरान का सबसे मज़बूत दोस्त, सबसे भरोसेमंद दोस्त रशिया है। रशिया अगर हमारे सपोर्ट में आता है, तो फिर ईरान से हमको खतरा नहीं रहेगा। अमेरिका, इज़राइल भी हमको सत्ता से नहीं हटा पाएगा। तो इसीलिए मुमताज़ भाई वो बार-बार रशिया भाग रहा है और उसने ईरान को ऑफ़र किया है कि हमारे रिश्ते ईरान से अब पहले जैसे नहीं रहे। हम ईरान से अच्छे रास्ते बनाकर, एक नया रास्ता बनाकर चलना चाहते हैं। ये जुलानी का स्टेटमेंट भी आया था। लेकिन जुलानी को इस चीज़ का भी एहसास है कि बिना ईरान की मर्ज़ी के रशिया कोई भी कमिटमेंट नहीं करेगा। जबकि इसमें एज़ अ जियोपॉलिटिक्स आप देखेंगे तो रशिया का भी इसमें फ़ायदा है। वो अपना फ़ायदा देखता है कि अगर हम सीरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो मिडल ईस्ट पे हमारा दखल, एक मज़बूत इंटरफेयर हो जाएगा। जी मुमताज़ भाई। ये सही है और बेहतर तजिया मैं आऊँगा राशिद रिज़ साहब जो विज़िट होने जा रही है नेतन्याहू की बहुत बच-बचा के वहाँ पहुँच रहे हैं। तो चूँकि पहली जनवरी को चार्ज ले रहे हैं न्यूयॉर्क में जो अ, ममदानी है, ज़ोरान ममदानी जो मेयर चुने गए हैं, वो 20 तारीख को वहाँ पे चार्ज ले रहे हैं। उससे पहले ही नेतन्याहू जा रहे हैं। तो क्या ये एक डर है या एक बचाव है या क्या है? उससे पहले जाकर के लौट रहे हैं। और इस विज़िट के क्या मानी है? अनम्यूट कर लें राशिद रिज़ा। हाँ जी, ठीक है। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही लग रहा है राशिद रिज़ साहब नेटवर्क की कुछ राशिद रिज़वी साहब का नेटवर्क जो है मैं फिर से ले लेता हूँ। जी, जी, जी अब आ राशिद रही है आवाज़ साहब? जी, जी, जी। देखिए ममदानी जो हैं वो सिर्फ़ न्यूयॉर्क के मेयर हैं और अगर उनको ट्रम्प से मुलाकात करनी है तो वाशिंगटन में भी कर सकते हैं वो। प्रेसिडेंट मिस्टर अलास्का मिलने गए थे, उनकी मीटिंग अलास्का में हुई थी। तो पूरे अमेरिका में ये कहीं भी मिल सकते हैं।
पूरे अमेरिका में ये कहीं भी मिल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे। और रही बात ममदानी कि ममदानी उनको अरेस्ट कर लेंगे, तो आप इतना ये समझ लीजिए कि जुलानी ने जो स्टेटमेंट दिए थे और जुलानी जो ममदानी ने जो स्टेटमेंट दिए थे, तो आपको लगता है कि उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे? कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव जीतने से पहले बहुत बड़े-बड़े भाषण होते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। हम 10 बातें रखते हैं, 10 पॉइंट रखते हैं और रखने के बाद हम उसपे 6 पे सक्सेस हो जाते हैं, 6 पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, 7 पे कर देते हैं, 8 पे कर देते हैं, 2 पे नहीं कर पाते। बता देंगे मजबूरी, देखिए मैंने 10 पॉइंट आपको दिए थे, मैंने देखिए रोड बस फ्री कर दी, हमने मकान का रेंट कम कर दिया, बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी, बच्चों का मेडिकल फ्री कर दिया। अभी इसको अगर नहीं अरेस्ट किया तो इससे हमारे लोगों के डेवलपमेंट में क्या असर पड़ने वाला है? हम नहीं चाहते कि हम डिस्टर्ब हो, न्यूयॉर्क डिस्टर्ब हो किसी भी तरीके से और हम जो प्रोग्रेस की सोच रहे हैं, उस प्रोग्रेस में कोई रुकावट आए, तो ये सब स्टेटमेंट बाद में दे दिए जाएँगे, ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ममदानी को बहुत कुछ बोला था चुनाव से पहले कि ऐसा कर दूँगा, फंड काट दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने मीटिंग भी किया और दूसरे जो न्यूज़ चैनल्स थे, कुछ ने तो बहुत बड़ा-बड़ा दिखाया ममदानी को कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं घबरा गए ममदानी से, डर गए ममदानी से। लेकिन जब आपने देखा होगा कि जब वहाँ मीटिंग हुई थी, तो ममदानी खड़े थे, डोनाल्ड ट्रम्प बैठे हुए थे। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है और जब राष्ट्रपति देश का एक रिज़ॉल्यूशन पास कर देता है कि ऐसा नहीं होगा, तो ममदानी अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, चाह के भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुमताज़ भाई, वो मैटर इनका ये नहीं है कि वो न्यूयॉर्क के मेयर का शपथ ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो मेयर बन जाएँगे तो अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए पहले जा कर के भाग के वापस आ जाओ, ऐसा नहीं है। जो हालात चल रहे हैं ईरान के, जिस तरीके से ईरान से खबरें आ रही हैं, वो उस इज़राइल के आगे के प्लान को लेकर के बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। जिस तरीके से टर्की का, जिस तरीके से कतर का, जिस तरीके से सऊदी अरबिया का मेल-जोल बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, मैं भी शायद आपने अभी अपने प्रोग्राम में उसके बारे में कमेंट्री में वो बात ली कि नहीं ली। जिस तरीके से यूएई और सऊदी अरबिया आमने-सामने यमन में हैं, वो इज़राइल बहुत ध्यान से देख रहा है। सऊदी अरबिया समर्थित किसके है? अमेरिका के। यूएई समर्थित किसके है? इज़राइल के। आप इज़राइल की बी टीम समझिए यूएई को, बी टीम मान के चलिए कि वो बी टीम है, वो खेल रहा है और उसकी सूडान में जो चल रहा है, जो हरकतें चल रही हैं वहाँ पर, वहाँ के हालात आप देख लीजिए। पूरे तरीके से वहाँ के सोने पर कंट्रोल करने के लिए यूएई अपना एड़ी-चोटी का पूरा ज़ोर लगा रहा है, कत्लेआम मचवा रहा है। यूएई को सब लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि आप सपोर्ट मत करो उसका एसटीएस का, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? लेकिन यूएई उस पे खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो मुमताज़ भाई, वो चीज़ आप खत्म कर दिए कि ये इनके डर की वज़ह से फ़ौरन जा रहे हैं। ये डर इनके अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान को हम रोकने में कहीं देर ना कर दें। वो प्रेशर देने जा रहा है अमेरिका को। अपनी जो लॉबी है उससे मीटिंग करेगा। लॉबी से बाद पहले लॉबी से मीटिंग करेगा, बाद में डोनाल्ड ट्रम्प से मीटिंग करेगा। लॉबी को तैयार करवाएगा कि वो हर हाल में किसी भी तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री को तैयार करवा ले वहाँ के, उनको एग्री करवा ले डोनाल्ड ट्रम्प को कि ईरान पर हर हाल में हमला हो जाना चाहिए। अभी जिस तरीके से आपका अमेरिका से कार्गो, रशिया से कार्गो प्लेन सामान भर-भर के लेके आ रहे हैं। स्पेशली तेहरान को छोड़िए, अस्फ़हान आ रहा है। अस्फ़हान ही सबसे बड़ा न्यूक्लियर बेस है, जिसको टारगेट कर कई बार किया इज़राइल ने, जिसको टारगेट किया अमेरिका ने B-2 बम्बर से
अस्फहान में 3 बड़े कार्गो प्लेन रशिया के उतरे हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इन सब चीज़ों पर भी वो डिस्कस करेगा और इसको रुकवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क के मेयर का कोई भी कनेक्शन इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जी मुमताज़ भाई।